बात आज होगी हजारों वर्षों के उस चक्र की जिस कालखंड में नेपाल एक दो बार नहीं बल्कि कई बार प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ। 1000 साल में करीब 1 दर्जन तबाही आई जिसने नेपाल को कभी न भूल पाने वाले जख्म दिए। नेपाल में बार बार आने वाली तबाही का जो पैटर्न है वो भविष्य के लिए कई संकेत दे रहा है। सवाल ये है कि आखिर वो पैटर्न क्या है? विनाश का ये चक्र नेपाल को क्या संकेत और संदेश दे रहा है? सबसे पहले इसी से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Oh my God, कति मान्छे लयो हे प्रभु। खोलाको सबै वरिपरिमा खोलाले बाढीले घेरेको छ र जो लोग पहाड़ के रास्ते ऊपर की तरफ चलते चले गए या फिर दूसरे हिस्से में चले गए उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो लोग इस बीच वाले हिस्से से चले जा रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आप सामने देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जब आप दिखेगा आपको, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। आसमान में एक नहीं, एक के बाद एक कई सारे हेलीकॉप्टर आपको नजर आएंगे, वो चाहे प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो, और इससे निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। प्रकृति ने जो तबाही मचाई है उससे ना तो नेपाल भूल पा रहा है ना ही संसार। नेपाल में जहां जहां विनाश पहुंचा वहां वहां दुख, दर्द है, मातम और गम। कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? नुकसान का तो कोई अंदाज नहीं है। सब कुछ बह गया। ये बाजार, ये सब बाजार एरिया है, सब बह गया। घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद सब ले गया। शुक्र है हम लोग अच्छे हैं। नेपाल में जो प्रलय आई उससे पूरी दुनिया सदमे में। भूकंप आया, ग्लेशियर टूटा, हिमालय की चोटियों से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मलबे और पानी का तेज सैलाब नीचे आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। दुकान, मकान, इंसान, खेत खलिहान, विनाशकारी वेग से कोई नहीं बच सकता। आप सामने देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जब आप दिखेगा आपको, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और ये जहां यहां से रसुआ की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है
और रसुआ से हम 50 किलोमीटर नीचे हैं। रसुआ भौगोलिक रूप से जब आप रसुआ को जानेंगे तो वो ऊपर है, बिल्कुल चीन बॉर्डर के पास है, चीन तिब्बत बॉर्डर के पास है, लेकिन हम नीचे त्रिशूली ढुंगे बाजार में हैं और इस बाजार की जो स्थिति है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बहुत सहज तरीके से जाना जा सकता है कि वहां किस तरीके की तस्वीर होगी। सब कुछ समाप्त कर देने वाला सैलाब आया और चला गया, लेकिन अपने पीछे ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे देखकर दुनिया दहल रही। सवाल यही है कि नेपाल में बार बार विनाश क्यों आता है? कभी बाढ़ तो कभी ग्लेशियर क्यों टूटता है, कभी भूस्खलन तो कभी भूकंप क्यों आता है? नेपाल में बार बार आपदा आने की वजह क्या है? इस विशेष शो में हम 1000 सालों की पड़ताल कर नेपाल में बार बार आने वाली तबाही का चक्र समझने का प्रयास करेंगे। जहां तबाही आई वहां से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में जो संहार करने वाला विनाश आता है उसका पैटर्न क्या है। जो पैटर्न है वो भविष्य में आने वाली किस तरह की त्रासदी की तरफ इशारा कर रहा है। नेपाल को किन हालातों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तबाही के ग्राउंड जीरो पर मौजूद TV9 संवाददाता आकाश वत्स की रिपोर्ट देखना जरूरी है, जिसमें वो दिखा और बता रहे हैं कि इस समय वहां हालात कैसे हैं। देवी घाट में किस तरीके की तबाही हुई है। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर है और ये मंदिर अब पूरी तरह से डूब गया है। नीचे पूरा दलदल है, यहाँ तक कोई जा नहीं सकता है। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन वो रेस्क्यू भी हो नहीं पाया। उसके बगल में ये घर दिखाइए, ये 2 मंजिल का घर था, ये सबसे ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, नीचे का हिस्सा किसी को नहीं दिख रहा है। सुबह से जब इस रास्ता को साफ किया जा रहा था, यहाँ से वो कीचड़ वो दलदल हटाए जा रहे थे, तब पता चला कि आखिर इस स्थान पर इस जगह पर कितनी तबाही हुई है। सबसे भयावह मंजर नेपाल के रसुआ जिले में है, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर हुई। विनाश के बाद अब वहां राहत और बचाव कार्य तेज है। उन लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मलबे के नीचे से बड़े बूढ़े बच्चों और महिलाओं के शत विक्षत शव निकल रहे हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली। ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या तो उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल दोपहर के बाद से, कल शाम से वो कहाँ हैं। ये तबाही जब आई सुबह 9 बजे के आसपास, उसके बाद से उनके बारे में जो सूचना नहीं है, वो सब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सैलाब में सैकड़ों जिंदगियां समा चुकी हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। हर बीतते घंटे के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह संख्या कहां जाकर रुकेगी, किसी को नहीं पता। ये सामने जो आप हालात देख रहे हैं, इतना ज्यादा दलदल है कि यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। और
जो पानी का बहाव है वो बहाव तो कम हुआ है, लेकिन पानी जिस वेग से बहती चली जा रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और उसके बाद किनारे किनारे दलदल इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा कि ज़रा उस बाइक को दिखाइए आप जूम करके कि ये बाइक या तो यहीं कहीं आसपास से बहकर यहाँ आई है या फिर कहीं दूर से बहकर चली आई है। और ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, आसपास आपको ऐसे न जाने कितने सामान दिखेंगे, कहीं बाइक, कहीं गाड़ी, कहीं ट्रक, कहीं कार और कहीं घर का सामान, ये सब ऐसे ही बहकर बहुत दूर दूर से आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रकृति ने नेपाल को इतना बड़ा दंश दिया है। असल में इसका पूरा का पूरा एक चक्र है, एक पैटर्न है, करीब 1000 सालों का पैटर्न जो नेपाल को कई तरह के संकेत और संदेश दे रहा है। हमें इन्हीं संकेतों को समझने की जरूरत है।